बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इंतखाबात करवाने से मुतल्लिक केस की समाअत की और इस केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने बहुत सी चीज़ों की तरफ इशारा किया। असेंबली की तहलील के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से जो कहा जा रहा था कि जी जो सियासतदानों के माबैन मुज़ाकरात हो रहे हैं और उसका कोई हल निकल सकता है और हो सकता है उसमें कोई दरमियानी रास्ता निकल आए या तमाम जो सियासी फरीकैन हैं उनके अंदर एक इत्तेहाद कायम हो जाए इस हवाले से कि इंतखाबात की जो 1 तारीख की बात हो रही है उस पर कोई कंसेंसस आ जाए, कंसेंसस डेवलप हो जाए। फिर चीफ साहब को ये भी बताया गया कि जो IMF के साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो पैसों का लेन देन है, इस हवाले से भी उनको बताया गया। फिर चीफ साहब ने 3-4 के फैसले के ऊपर भी बात की। जो 4-3 का फैसला आया था, जो कहा जा रहा था कि असखुद नोटिस जो है वो 4-3 से मुस्तरद हुआ, खारिज हुआ, तो उसके ऊपर भी बात की। दौरान समाअत जब फारूक एच नाइक साहब पीपल्स पार्टी के वकील वो जब दलाइल दे रहे थे, वो बड़े मायानाज वकील हैं, बड़े कॉम्पिटेंट लॉयर हैं, तो वो जब दलाइल दे रहे थे तो उस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने उनको रोका और कहा कि फारूक एच नाइक साहब आप मेरी बात सुने। जब जस्टिस अतर मिनिल्लाह साहब ने असेंबली की तहलील का एक अहम नुक्ता उठाया तो हुकूमत ने इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी। उन्होंने एक लिहाज से हुकूमत पर तंज किया और कहा कि जब जस्टिस अतर मिनिल्लाह साहब कह रहे थे कि असेंबली की जो तहलील है वो गैर आईनी है या जो भी उन्होंने रिमार्क्स दिए, तो इस हवाले से हुकूमत ने उस पर तवज्जो क्यों नहीं दी। देखें, उस वक्त तो अतर मिनिल्लाह साहब खुद ये बात कर रहे थे कि जिन्होंने असेंबली तोड़ी, पहले तो इस बात का तयन करना पड़ेगा कि उन्होंने असेंबली किस बुनियाद पर तोड़ी। क्या उन्होंने किसी की इमा पर असेंबली तोड़ी या उन्होंने पाकिस्तान में सियासी बहरान को जन्म देने के लिए असेंबली तोड़ी या उनके सियासी मकासद क्या थे। क्योंकि इस हवाले से जब वो नुक्ता उठा रहे थे फिर उन्होंने अपने आप को इस बेंच से अलहदा किया और याहिया अफरीदी, जस्टिस याहिया अफरीदी और जस्टिस अतर मिनिल्लाह जो पहले ही 9 रुकनी बेंच में फैसला दे चुके थे, तो उनका फैसला तो कायम था और वो तो अपना फैसला दे चुके थे। तो चीफ साहब जो हैं फिर उन्होंने ये भी बाद में बात की थी कि उनका जी लिहाजा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर जब उन्होंने चीफ जस्टिस साहब ने वो 3 रुकनी बेंच बनाया था तो उस वक्त भी उन्होंने ये पॉइंट रेज किया था। तो अतर मिनिल्लाह साहब ने ये भी कहा था कि चीफ जस्टिस साहब ने हमारे फैसले को अहमियत नहीं दी, उस फैसले को नहीं समझा और उन्होंने बहुत से पॉइंट्स खैर उठाए थे। उसके ऊपर अब मैं बात नहीं करूंगा क्योंकि अदलिया के अंदर जो डिवाइड है वो तो सबको पता है। तो इस हवाले से मैं इसके ऊपर ज़रा मोहतात अंदाज में बात करूंगा। फिर जो दूसरा पॉइंट था वो फारूक नाइक साहब जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात के हवाले से बात की। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब जो हैं वो रोस्टर रूम पर आए और जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्होंने ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को खुशामदीद कहा और कहा कि ख्वाजा साहब आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। तो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने कहा कि सर मैं यही बात करना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात जारी हैं, 5 अदवार हुए मुज़ाकरात के, हम बातचीत आगे बढ़ा रहे हैं और मुज़ाकरात में ब्रेक आई है, ब्रेकअप नहीं हुआ। तो चीफ जस्टिस साहब बोले कि मुज़ाकरात तो सियासी अमल है और ये जो सियासी अमल है ये सियासी जमातें जाने हमारा इससे क्या ताल्लुक है, हमने कौन सी हदायत की हैं। अब ये चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हमने मुज़ाकरात के हवाले से कौन सी हदायत जारी की हैं। ये खुद चीफ जस्टिस साहब ने सियासी जमातों को कहा था कि आप शाम 4 बजे तक मुज़ाकरात के हवाले से फैसला कर लें और हम आज ही इस फैसले को फाइनलाइज करना चाहते हैं, आज इस फैसले को फाइनल करना चाहते हैं और हम चाहते हैं इसका कोई दरमियानी रास्ता निकले, चीफ जस्टिस साहब ने कहा था। तो उस वक्त उन्होंने ये भी कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि मुज़ाकरात सियासी जमातें करें और मुज़ाकरात के जरिए कोई दरमियानी रास्ता निकालें और फिर हमें बताएं आकर के जी आपके दरमियान ये तय पाया, आपने ये फैसला किया, फिर अदालत कोई मुनासिब फैसला जारी करेगी। तो अब चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि हमारा मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत को माजी में भी इस तरह के फैसलों में इन्वॉल्व किया गया जिससे नुकसान अदलिया का हुआ, जिससे नुकसान इदारे का हुआ। अब वो ये बात कर रहे हैं कि जी हमने तो मुज़ाकरात के हवाले से कोई फैसला नहीं दिया था या हमने तो ये इस तरह की कोई बात नहीं की थी कि जिस सियासी जमातें मुज़ाकरात करें वो आप सियासी जमातों का ताल्लुक है, आप जाने, सियासतदान जाने, हमारे से कोई ताल्लुक नहीं। तो एक जाने तो वो ये बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने
ये भी कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि शाम 4 बजे तक मुज़ाकरात करें, हम आइन से गुंजाइश निकाल कर देंगे, हम खामोश हैं तो इसको हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। और मुज़ाकरात करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है, ये भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि मुज़ाकरात करने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो हमने इलेक्शंस का फैसला दिया 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस करवाए जाएं, इस फैसले से हम दस्तबरदार हो जाएं या इस फैसले से हम इंकारी हो जाएं। वो फैसला अपनी जगह पर कबूल है कि जो 14 मई को पंजाब में इलेक्शंस होने हैं वो फैसला अपनी जगह पर कबूल है और वो फैसला हम दे चुके हैं। वो अदालत का फैसला है, वो अदालत उज़्मा का फैसला है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, उसको कबूल किया जाए। अब वो आगे चीफ जस्टिस साहब ने एक और पॉइंट रेज किया, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। उन्होंने कहा कि हुकूमत जो है वो कहती है कि जी 4-3 के अक्सरियती फैसले से अस खुद नोटिस खारिज हुआ। हुकूमत कहती है कि 4-3 के अक्सरियती फैसले से अस खुद नोटिस खारिज हुआ। तो चीफ साहब ने कहा कि मैं ये बताता चलूं कि हुकूमत अभी तक 4-3 के अक्सरियती फैसले में फंसी हुई है। हुकूमत अब तक 4-3 के अक्सरियती फैसले में फंसी है और इस हुकूमत से ये पूछना चाहिए कि जो हुकूमत कहती है कि जी वो 4 जजेस का अक्सरियती फैसला था और 3 जजेस जो हैं वो उनका अक़लियती फैसला था, तो इस हुकूमत ने इस फैसले के ऊपर नजर सानी अपील क्यों नहीं की। और दूसरा वो ये पॉइंट उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इस हुकूमत से ये भी पूछा जाए कि ये जो फैसला था, जो 4-3 का फैसला था, इसको आपने चैलेंज क्यों नहीं किया। वो 2 पॉइंट्स उठा रहे हैं कि जी अगर आपको था कि जी अदालत गलत है और अदालत के 3 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर आप इस फैसले को चैलेंज करते या इसके खिलाफ कोई नजर सानी अपील दायर करते। और जो 4-3 का अक्सरियती फैसला था तब तो हुकूमत खामोश रही, तो उसके ऊपर भी चीफ जस्टिस साहब ने कहा। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताता चलूं कि चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि इस पर नजर सानी अपील की जाती। सर, नजर सानी की अपील बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह ट्रक की बत्ती के पीछे लगाई गई आर्टिकल 63A की तशरीह के हवाले से जो अदालत ने फैसला दिया, उसके ऊपर नजर सानी की जो अपील थी वो अब तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई और अब तक उसके ऊपर समाअत नहीं हुई। तो अगर इस फैसले के ऊपर, मैं नहीं कहता, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं कर रहा या उसकी फेवरिज्म में बात नहीं कर रहा, मैं जस्ट ये बात कर रहा हूं कि अगर इस फैसले के ऊपर चीफ जस्टिस के बकौल इस बात को तस्लीम कर लिया जाए कि हुकूमत को इस फैसले के ऊपर नजर सानी की अपील दायर करनी चाहिए थी, तो फिर ये नजर सानी की अपील दायर करने का मतलब यही होना था कि जिस तरह आर्टिकल 63A के ऊपर अभी तक नजर सानी की अपील समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुई, ये भी नहीं होनी थी। फैसला तो यही आना था ना, फिर यही बात होनी थी। लेकिन उसके बाद जी IMF से जो है वो मुज़ाकरात की और पैसों की बात हो रही थी, तो फारूक एच नाइक साहब ने अदालत को बताया कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे हैं और जो हमें किस्त मिलनी है, जो हमें पैसे मिलने हैं, उस हवाले से उन्होंने डिटेल्स और रिकॉर्ड अदालत के सामने बयान किया और बताया कि जी हमारी ये चीज़ें हैं। तो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो दौरान समाअत इस पर रिमार्क्स दे रहे थे और पूछ रहे थे कि IMF के साथ क्या डील हुई है, क्या शराइत तय पाई हैं और किस तरह से जो है वो आप इस मामले को लेकर चल रहे हैं। तो फारूक एच नाइक साहब ये सारी चीज़ें अदालत में बता रहे थे, लेकिन फारूक एच नाइक साहब जो हैं वो बोले और उन्होंने अदालत में ये बताया कि जब मुकदमा चल रहा था तो उस वक्त भी हम लोग ये बात करना चाह रहे थे, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी जब मुकदमा चल रहा था तो उस वक्त तो आपने ये अहम बुनियादी नुक्ता नहीं उठाया और नहीं बताया कि जी IMF के साथ जो मुज़ाकरात हो रही हैं, जो पैसों का लेन देन है, जो दीगर मामलात हैं, उस वक्त ये नुक्ता अदालत के सामने ज़ेरे बहस क्यों नहीं आया। उन्होंने ये पॉइंट उठाया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब हम पहले इस केस की समाअत कर रहे थे और जब हमने फैसला देना था और जब 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला दे दिया कि इंतखाबात होने चाहिए, उस दौरान समाअत के दौरान आप ये नुक्ता उठा सकते थे। तो चीफ जस्टिस साहब ने जब ये बात की तो फारूक एच नाइक साहब बोले कि अदालत ने हमें बोलने का मौका ही नहीं दिया, हम तो बोलना चाह रहे थे, अदालत ने हमारी जुबान बंद कर दी और फौरी तौर पर अदालत ने फैसला दे दिया क्योंकि अदालत को बहुत जल्दी पड़ी हुई थी और अदालत तो फुर्तियां दिखा रही थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपने तो उस वक्त बेंच का बाइकआउट कर दिया था और आपने कहा था कि जी आपको तो इस 3 रुकनी बेंच पर एतमाद नहीं, अदम एतमाद कर दिया था, तो हमने भी आपका बाइकआउट कर दिया। अब चीफ जस्टिस साहब बादियों नज़र में जो रिमार्क्स दे रहे हैं ना, वो इज्जत माब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अगेंस्ट रिमार्क्स दे रहे हैं गवर्नमेंट के, क्योंकि वो ये समझते हैं कि बहुत से ऐसे पॉइंट्स जो हुकूमत को रेज करने चाहिए थे, उठाने चाहिए थे, जो अहम नुक्ते थे, जो अहम पॉइंट्स थे, वो नहीं उठाए गए।
और वो ये समझते हैं कि कुछ टेक्निकल पॉइंट्स जो इस वक्त इस केस की मिसाल बन सकते हैं, जिस तरह वो कह रहे हैं कि नजरसानी की अपील की जा सकती थी, हुकूमत नजरसानी की अपील दायर कर सकती थी, हुकूमत IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अदलिया को बता सकती थी, हुकूमत सियासी जमातों के माबैन होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से अदलिया को इत्माद में ले सकती थी। इलेक्शंस की डेट उन्होंने ये भी कहा था, आपको शायद याद होगा कि चीफ साहब ने अपनी बीमारी से पहले, जब वो बीमार हुए एक हफ्ता, तो उन्होंने समाअत नहीं की इस केस की। इससे पहले वो ये बात कर रहे थे, इससे पहले वो ये पॉइंट उठा रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर इंतखाबात बड़ी ईद के बाद भी हो जाते हैं तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है, और हो सकता है कि इंतखाबात बड़ी ईद के बाद हो जाए। तो उस वक्त भी ये पॉइंट उठाया गया। तो फारूक एच नाइक साहब ने तो खैर अदालत में कहा कि जी आपने हमें बोलने नहीं दिया, ना हमें सुनने का मौका दिया, ना हमें सुना गया, और हमें फरीक ही नहीं, और हमें जो है वो गवारा ही नहीं किया फरीक बनाना। तो आपको बड़ी जल्दी थी। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब आपने बायकॉट कर दिया तो हमने भी बायकॉट कर दिया, बात खत्म। तो सर 1 अप्रैल को जो 4-3 का अक्सरियती फैसला आया था, हुकूमत तो उस पर कायम है, और हुकूमत कहती है कि 4-3 का जो अक्सरियती फैसला था वो असखुद नोटिस 4-3 से मुस्तरद हुआ। अब ये जो हुकूमत है ये बात कर रही है, लेकिन बेहतर ये था कि फुल कोर्ट बना दिया जाता, और फुल कोर्ट बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दुश्वारी नहीं थी, क्योंकि पाकिस्तान की बार कौंसिल, तमाम बार कौंसिल्स, तमाम बार एसोसिएशंस, सब ये पूरी वकला तंजीम सब ये मुतालबा कर रहे थे कि वकला बरादरी भी ये कह रही थी कि एक बार जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फुल कोर्ट बना दे। तो फुल कोर्ट बना दिया जाता तो शायद आज कोई अपनी जिद और अनाब पर कायम ना होता। और अब जो 4-3 का अक्सरियती फैसला आया, जो 4-3 से खुद नोटिस खारिज हुआ, उस पर हुकूमत कहती है कि जी वो अदलिया के ही जजेस का फैसला है। तो हम तो उसको तस्लीम करते हैं। नवाज शरीफ साहब से साफियों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी हम तो 4-3 का फैसला मानते हैं, हम तो वो 3 जजेस का फैसला नहीं मानते, हम तो वो 4 जजेस का फैसला मानते हैं जिस अदालत के 4 जजेस ने ये फैसला दिया और वो हुकूमत के हक में आया। अब वो तो ये बात कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम ये है कि ये जो मुज़ाकरात हैं जिसके हवाले से साद रफीक साहब ने अदालत को बताया और अदालत को तफसील के साथ बताया और कहा कि हमारे जो मुज़ाकरात के 5 अदवार हुए हैं वो नाकाम नहीं हुए, उसमें ब्रेक आई है, ब्रेकअप नहीं हुआ, तो बातचीत आगे बढ़ रही है, बातचीत का सिलसिला आगे जाएगा और हो सकता है कि किसी अहम नुक्ते पर इत्तफाक हो जाए और इत्तफाक राय हो जाए। लेकिन मैं सर ये समझता हूँ कि मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे, और अगर इसका एक और दौर शुरू होता है, फवाद चौधरी साहब तो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कह चुके हैं कि मुज़ाकरात तकरीबन नाकाम हो चुके हैं, और शाह महमूद कुरैशी साहब कह चुके हैं कि मुझे इमरान खान साहब से डांट पड़ी है और मेरे तो हाथ खड़े हो चुके हैं, हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, पूरा जोर लगाया, आगे अल्लाह बेहतर जानता है क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन सर ये मुज़ाकरात अगर हो भी जाते हैं तो इन मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ एक ही होगा कि हुकूमत तो अपने पॉइंट पर खड़ी है, हुकूमत तो अपने अहम नुक्ते के ऊपर खड़ी है कि इंतखाबात पूरे मुल्क में एक ही साथ होने चाहिए, और वो जब पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई है तो पीछे जो रिमेनिंग 90 डेज या जितने भी डेज हैं उसके बाद जनरल इलेक्शंस हो जाएंगे। तो जनरल इलेक्शंस होने का मतलब ये है कि जो पंजाब असम्बली डिज़ोल्व हुई है, अब तक तो पंजाब असम्बली के इंतखाबात नहीं हुए। 14 मई का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि जी पंजाब में 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और वो 90 दिन का टाइम पीरियड कैलकुलेट कर लें, वो गुजर गया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला बादियों नज़र में उनके अपने दिए गए फैसले की तौहीन साबित हुआ है। मैं बड़े इज्जत और बड़े एहतराम के साथ ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो फैसला इम्प्लीमेंट नहीं हो सका, उसको सियासी जमातें कबूल नहीं कर रही, उसको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कबूल नहीं कर रही, क्योंकि पीपल्स पार्टी, नून लीग, तमाम हुकूमती इत्तेहादी जमातें समेत JUI सब ये समझते हैं कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए, और तहरीक इंसाफ एक तरफ खड़ी है और वो कहती है कि जी इंतखाबात जो है वो वक्त से पहले होने चाहिए। तो आपके सामने ये चीज़ें, आपके सामने अहम डेवलपमेंट्स मैंने रखी हैं, लेकिन मुज़ाकरात कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। आगे देखते हैं इसका क्या फ़ैसला आता है, अदालत क्या फ़ैसला देती है, शॉर्ट ऑर्डर देती है या जो भी फ़ैसला आएगा। लेकिन सर ये फड्डा ही है, ये मामला ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा, ये शायद किसी की ज़िद और अना बनी हुई है, और हो सकता है कि अगर ये फ़ैसला इसी तरह यही तसलसल बरकरार रहा कि जी हमारी बात नहीं मानी गई, हमारी बात नहीं मानी गई, और फिर तमाम फरीक़ैन आपस में लड़ते रहे, तो इंतखाबात अक्टूबर के अंदर भी पॉसिबल नहीं होंगे जो हालात चल रहे हैं।
जो हालात नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बंदयाल साहब सितंबर के अंदर रिटायर हो रहे हैं गालबन, और सितंबर के अंदर रिटायर होने के बाद चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा, जो सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं, और वो इस वक्त बंदयाल साहब जो हैं उनके साथ एक पर्सनल क्लैश के तौर पर चल रहे हैं। तो इंतखाबात अगर अब ना हुए तो अक्टूबर के अंदर भी नहीं होंगे, फिर पॉसिबल हो शायद कि 2024 में हो जाएं, मार्च में हो जाएं, अप्रैल में हो जाएं। लेकिन सर इसका टाइम पीरियड अगर देखा जाए ना तो इस टाइम पीरियड को बहुत टाइम लग सकता है। इलेक्शन कमीशन ने तैयारियां करनी है, वोटर लिस्टें बनानी है, उसके बाद मरदमशुमारी होनी है, नए सिरे से हल्का बंदियाँ होनी है। तो एक ही साथ पूरे मुल्क में इलेक्शंस का मतलब ये है कि जो 21 अरब रुपया, सिर्फ आप पंजाब की बात कर रहे थे, पंजाब के लिए 21 अरब रुपए की जो मंजूरी है, ग्रांट है, जो आपने उसके लिए वो पैसों की मंजूरी दी, जो आपने कहा कि जी 21 अरब रुपया स्टेट बैंक इलेक्शन कमीशन को बराह रास्त जारी कर दे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, तो वो 21 अरब रुपया भी पार्लियामेंट की मंजूरी से जाना है। रोला तो यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, तो ये रोला ही है, ये रोला ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।